नमस्कार प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। मेरी रुचि सत्ता में कब्जे पर नहीं बल्कि जनता के सत्ता पर नियंत्रण में है, ये कहना था जेपी यानी लोक नायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक और राजनेता थे। कहा जाता है कि यदि संपूर्ण क्रांति की तपिश देखनी है तो जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। एक ऐसी आवाज जिसकी हुंकार भर से नौजवानों का जत्था सड़कों पर उमड़ पड़ता था, घर घर में क्रांति गूंज उठती थी। जयप्रकाश नारायण क्रांति की वो चिंगारी थे जो पूरे देश में आग की लपटें बन चुकी थी। आज उन्हीं जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती है और देश उन्हें नमन कर रहा है। तो आइए हम भी जानते हैं कि आखिर बिहार का एक लड़का कैसे क्रांति की आवाज बन उठा। लोकनायक जयप्रकाश की जयंती आज। देश की दिशा तय करने में जयप्रकाश का अहम योगदान। सिंहासन खाली करो जनता आती है का दिया बुलंद नारा। संपूर्ण क्रांति के 7 क्रांतियों से देश में जगाया अलग। जेपी की आज भी क्यों महसूस होती है जरूरत। सहारा समय की ओर से जयंती पर शत शत नमन। लोगों की आज़ादी न हो, प्रेस की आज़ादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं। शहरी आज़ादियाँ वो लोगों की न हो तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। तो पूरा देश आज लोकनायक को नमन कर रहा है। लोकनायक जो कि संपूर्ण क्रांति की आवाज बने और उनकी क्रांति की इसी आवाज ने हमारे देश में आजादी के लिए नौजवानों में वो हुंकार भरी, जिसकी वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ। जयप्रकाश नारायण से क्रांतिकारी जेपी बनने का सफर। देश में आजादी की लड़ाई से लेकर वर्ष 1977 तक तमाम आंदोलनों की मशाल थामने वाले जयप्रकाश नारायण का नाम देश में ऐसे शख्स के रूप में उभरता है जिन्होंने अपने विचारों, दर्शन और व्यक्तित्व से देश की दिशा तय की थी। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सीता बदियारा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम हर्षुदयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूल रानी देवी था। जेपी माता पिता के चौथे संतान और उन्हें 9 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए पटना भेजा गया। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब जेपी स्कूल में थे तब सरस्वती, प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं को वह अक्सर पढ़ते थे। 18 साल की उम्र में सन 1920 में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ और विवाह के बाद जेपी एक बार फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए और उन दिनों उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रहने लगी। एक बार उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद का भाषण सुना। कलाम ने अपने भाषण में कहा था कि नौजवानों, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करो और मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत की ढहती दीवारों को धराशाही करो और ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करो जो सारे आलम में खुशबू पैदा करे। इस भाषण के बाद वह बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी जेपी एक महान चिंतक एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे
आधुनिक भारत के उन प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने भारत की राजनीति को गहन रूप से प्रभावित किया है। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने तथा नेहरू ने आधुनिक भारत की आधारशिला रखने का काम किया, तो जयप्रकाश नारायण ने भारत में न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष किया। उनके मौलिक विचार आज भी अपने देश की ज्वलंत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक हैं। उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। बिहार विद्यापीठ में पढ़ाई के बाद साल 1922 में जयप्रकाश आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और समाजशास्त्र में एमए किया। अमेरिका में जेपी अपनी पढ़ाई के लिए खुद खर्चा निकालते थे और इसके लिए वो खेतों, कंपनियों और रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। इसी दौरान जेपी ने लेबर क्लास के लोग होने वाली कठिनाइयों के बारे में जाना। जेपी शुरुआत से ही मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित रहे। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद मां की खराब सेहत की वजह से उन्हें भारत वापस आना पड़ा और इस तरह बिहार के एक छोटे गांव से सिताब दियारा में जन्मे जेपी 1922 से 1929 तक पढ़ाई के लिए अमेरिका में रहे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने जेपी। जब जेपी 1929 में अमेरिका से भारत लौटे तो स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। धीरे धीरे जेपी भी इससे अछूता नहीं रहे और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के संपर्क में आए। इसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। 1932 में गांधी, नेहरू और दूसरे मुख्य कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने भारत में अलग अलग हिस्सों में संग्राम का नेतृत्व किया। जयप्रकाश का चिंतन गांव के विकास से जुड़ा था। अपने देश के सर्वांगीण विकास एवं नवनिर्माण के लक्ष्य के महत्व को ध्यान में रखकर उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद, सर्वोदय तथा गांधी दर्शन के विभिन्न आयामों का न केवल गहरा चिंतन किया, बल्कि उनके प्रयोग के दौरान युक्ति संगत संशोधन में भी जीवन पर्यंत संलग्न रहे। जयप्रकाश एक महान समाजवादी तथा सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। गांधी जी के साथ उनके लगाव ने उन्हें राष्ट्रवादी और अहिंसा के पथ का राही बना दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के पथ का अनुगमन किया। इसके चलते उन्हें मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया और नासिक के जेल में भेज दिया गया। जेल में उनकी मुलाकात कई दूसरे नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। नासिक के जेल में ही अच्युत पटवर्धन, एमआर मसानी, अशोक मेहता जैसे नेताओं से मिले, जिसके बाद में इन सभी ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई। और जब 1934 में पहली बार कांग्रेस ने चुनाव में हिस्सा लेने का निर्णय लिया तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने इसका खुले तौर पर विरोध किया और 1939 में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया। जेपी जितने शालीन और मर्यादित थे उतने ही बड़े क्रांतिकारी थे। जयप्रकाश नारायण ने किराया और राजस्व रोकने के अभियान चलाए और टाटा स्टील्स कंपनी में हड़ताल करके यह प्रयास किया कि अंग्रेजों को इस्पात न पहुंचे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई और उन्हें बंदी बनाकर मुंबई की आर्थर रोड जेल और दिल्ली की कैंप जेल में रखा गया, जिसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे आर्थर जेल से फरार हो गए और नेपाल पहुंच गए। नेपाल में रहने के दौरान उन्होंने सशस्त्र क्रांति शुरू की थी। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता भी बनाया। पर जेल से भागने की घटना ने उन्हें देश के युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। इस घटना ने यह भी बता दिया कि जेपी जितने शालीन और मर्यादित थे उतने ही बड़े क्रांतिकारी भी। उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन में सितंबर 1943 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके 16 महीने बाद जनवरी 1945 में उन्हें आगरा जेल में भेज दिया गया।
इसके उपरांत गांधी जी ने यह साफ कर दिया था कि डॉक्टर लोहिया और जेपी की रिहाई के बिना अंग्रेज सरकार से कोई समझौता नामुमकिन है, जिसके बाद दोनों को अप्रैल 1946 को आजाद कर दिया गया। समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1948 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसके बाद 19 अप्रैल 1954 को गया में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की और 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। छात्रों और जनता के आंदोलन में जो मुख्य बात उठाई गई थी वो यह थी कि प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग शिक्षा संबंधी सुधारों के बारे में थी कि शिक्षा प्रणाली को इस तरह गठित किया जाए कि उसका सीधा संबंध देश की समस्याओं के साथ हो और शिक्षा प्राप्त आदमी देश की समस्याओं से बेहतर तरह से निपट सके। इंदिरा गांधी के शासनकाल में देश महंगाई के मुद्दे पर जूझ रहा था और इंदिरा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से आम जनता बेहद नाराज थी। इस समय जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और उन्होंने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर देश के हालात के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने देश के कई सांसदों को भी पत्र लिखा और इंदिरा गांधी के कई फैसलों को देश के लिए खतरा बताया। इस शख्स ने पलट दी थी देश की सत्ता, मजबूर इंदिरा ने थोपी इमरजेंसी। जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने कई घोटाले किए, जिससे देश को और देशवासियों को भारी नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में जेपी एक बार फिर आगे आए और युवाओं में जोश भरा। बेरोजगारी, भूखमरी से परेशान युवाओं ने जेपी के सत्ता परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति की बात कही, लेकिन उनका साफ कहना था कि संपूर्ण क्रांति का रास्ता अहिंसक होगा। सत्ता के खिलाफ जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, मैदान में जमा लाखों लोगों ने एक आवाज में कहा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। बस फिर क्या था? जो जेपी कभी कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, वही आजादी के 2 दशक बाद इंदिरा गांधी सरकार के भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक तरीकों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। अपने खिलाफ जन आंदोलनों और जेपी के तेवर से घबराई इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। विरोध कर रहे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जेपी समेत करीब 600 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1977 में आपातकाल को खत्म करते हुए आम चुनाव की घोषणा कर दी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा और वो सत्ता से बाहर हो गई। यह वही समय था जब पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और इसका श्रेय जेपी को जाता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। 1960 के दशक के अंतिम भाग में वे राजनीति में फिर सक्रिय रहे, जिसके बाद 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की, क्योंकि वे इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध थे। 1975 से 77 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय था। जेपी आंदोलन इसका मुख्य कारण था। इस आंदोलन के नेता जयप्रकाश नारायण थे, इसलिए इसका नाम जेपी आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन ने अधिकांश उत्तरी भारत को पंगु बना दिया और केंद्र में इंदिरा गांधी की सत्ता को सीधी चुनौती दी, जिसके बाद 1975 में इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने विपक्ष में एकजुट कर उनके इस्तीफे की मांग की।
इमरजेंसी के दौरान जेल गए। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इसके विरोध में देश में आपातकाल लगा दिया और जेपी समेत हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डलवा दिया। जेल में जेपी की तबीयत खराब रहने लगी। देश भर में जेपी ने जो क्रांति की लौ जलाई थी वह जल रही थी और फिर जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल हटाने का फैसला किया। राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाना था उद्देश्य। आपातकाल हटने के बाद मार्च 1977 में चुनाव हुए और लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन किया तो उस समय की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी के सामने से सत्ता छिन गई थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके नया देश बांग्लादेश बनाने वाली आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ना तो जेपी को मना पाई और ना ही उनका आंदोलन रोक पाई। इस तरह जयप्रकाश ने गैर साम्यवादी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके जनता पार्टी का निर्माण किया। इस जीत का मुख्य चेहरा जयप्रकाश थे, लेकिन उन्होंने स्वयं राजनीति पद से दूर रहकर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री मनोनीत किया। जैसा कि जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना और जनता पार्टी की सरकार को लाना नहीं था, उनका उद्देश्य राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाना था। सन 1922 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण विदेश पढ़ने के लिए गए तो उनकी पत्नी गांधी जी के आश्रम काम करने चली गई। इसी दौरान गांधी जी ने उनकी पत्नी को आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण करवा दिया। जब ये बात जेपी को पता चली तो उन्होंने उदासी जाहिर की, जिसके जवाब में गांधी जी ने एक बहुत कड़ा पत्र जेपी को लिखा, जिसे पढ़कर जेपी बहुत आहत हुए। जीवन का अहम मोड़ जब गांधी जी के खत से आहत हुए थे जेपी। असल में जयप्रकाश के जीवन में अहम मोड़ की शुरुआत भी उनके विदेश जाने के साथ ही हो गई। वह पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। पति के अमेरिका जाने के बाद प्रभावती देवी गांधी जी के आश्रम में चली गईं और वहीं गांधी जी का हाथ बटाने लगी। उसी दौरान उन्होंने गांधी जी के कहने पर ब्रह्मचर्य का पालन करने की शपथ ली। जेपी जब अमेरिका से लौटे तो उन्हें पत्नी का ये प्रण बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका असर दाम्पत्य पर भी पड़ा और रिश्तों में खालीपन आ गया। पत्नी के ब्रह्मचर्य पर जयप्रकाश ने उदासी का इजहार किया। तब गांधी ने लिखी कड़ी चिट्ठी। जब ये बात गांधी जी को पता लगी तो उन्होंने जेपी को कड़ी चिट्ठी लिखी। जेपी बहुत आहत हुए। ये चिट्ठी गांधी जी ने प्रभावती की जानकारी के बगैर लिखी थी। लिहाजा जब प्रभावती को इसका पता लगा तो गांधी जी के पास गई और कहा जयप्रकाश को उनके पत्र से कितनी ठेस पहुंची है। उन्होंने अपने पति की संवेदनशीलता का जिक्र किया। गांधी जी शायद जेपी को एक और कड़ी चिट्ठी लिखना चाहते थे, लेकिन प्रभा जी के बताने के बाद उन्होंने जयप्रकाश को चिट्ठी तो लिखी, लेकिन कुछ इस तरह से कि वह जयप्रकाश की उदासी को दूर कर सके। गांधी जी ने पत्र में प्रभावती के उच्च लक्ष्यों के बारे में लिखा और जीवन में ब्रह्मचर्य के उद्देश्यों की विवेचना की, जिसके बाद पत्र ने जादू सा काम किया। तब जयप्रकाश को लगा वाकई उनकी पत्नी देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दे रही है। और ये बात भी सही थी कि असहयोग आंदोलन की अगुवाई जो 3 महिलाएं कर रही थी उनमें कस्तूरबा गांधी और कमला नेहरू के साथ प्रभावती भी थी। आजादी और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की स्थापना के बाद महात्मा गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जिन नेताओं की भूमिका को याद किया जाता है, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण सबसे आगे हैं, क्योंकि जेपी की राजनीतिक विचारधारा और सिद्धांत आज भी उतनी ही प्रासंगिक और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण राजनीतिक विचार।
आजादी के बाद के पहले आम चुनाव के बाद से ही जयप्रकाश ये मानने लगे थे कि राज सत्ता चाहे जिस रूप में हो वह कल्याणकारी नहीं हो सकता। उनका कहना था कि उसमें जनता की भागीदारी का प्रभाव नहीं होता है। अपने इन्हीं विचारों को मानते हुए जब उन्होंने देखा कि राज सत्ता आक्रामक तानाशाह की तरह काम करने लगी है जिसमें लोकतंत्र न के बराबर है, तो वो खड़े हुए और उसे उखाड़ कर फेंकने में भी सफल हुए। संपूर्ण क्रांति ने जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बना दिया। गांधी भी उनके विचारों से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि समाजवाद के बारे में जो जयप्रकाश नहीं जानते हैं उसे इस देश में दूसरा कोई भी नहीं जानता। और संपूर्ण क्रांति ने जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बना दिया था। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। हर तरह के राजनीतिक लूट की विकृति से दूर रहकर जयप्रकाश नारायण ने खुद को ऐसे शख्स के रूप में पेश किया जिसका एकमात्र उद्देश्य जन कल्याण था। वह अहिंसक सत्याग्रही के साथ ही ऐसे व्यापारिक विचारक थे जो समाजवादी संकल्पों के जरिए देश में परिवर्तन लाना चाहते थे। गांधी जी के निधन के बाद उन्होंने खुद को ज्यादा उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में पेश किया। इस रूप में उन्होंने देश को अपने समाजवादी विचारों के अनुकूल बनाने की कोशिश की। देश के राष्ट्रपति पद पर बैठने की बात पर उन्होंने इनकार कर दिया। जयप्रकाश नारायण राष्ट्र के आदर्श को उन प्रजातंत्रीय मानकों में देखते थे जिन पर सत्ता का नहीं जनता का अधिकार होता था। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से असहमति के कारण ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था। सत्ता को अपने स्वभाव के विपरीत मानकर ही उन्होंने उससे दूरी बनाई। वह सही मायने में गांधी जी के उत्तराधिकारी को मानते थे जिसमें बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव प्रमुख था। यही वजह है कि 1968 में जब सर्वसम्मति से उन्हें देश के राष्ट्रपति पद पर बैठाने की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। और इसके जरिए उन्होंने जो आदर्श पेश किया उसकी मिसाल खोजना मुश्किल है। जैसा कि आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहने के कारण उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया और मुंबई के जसलोक अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया जहां उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डायलिसिस पर ही रहे और अंत में 8 अक्टूबर 1979 को पटना में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आदर्श नेतृत्व की मिसाल बने रहे लोकनायक। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को जेपी ने अपने आंदोलन के नारों में शामिल कर लिया था। जेपी के जज्बे ने देश की राजनीति की हवा का रुख ही पलट दिया था। उसी दशक में इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया भी कहा जाता था, लेकिन जेपी के आंदोलन में यह खत्म हो गया। उनके अहिंसावादी आंदोलन की सूरत को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें आजाद भारत के गांधी की उपाधि दी थी। भारत सरकार ने उन्हें 1998 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। अपने संकल्प को साकार करने के लिए वे जीवन भर जुटे रहे। सोना तपता है, ज्यादा निखरता है। इमरजेंसी में भारत का लोकतंत्र तपा और ज्यादा निखर करके उभरा, और वो जयप्रकाश जी और उनके साथियों का जो कंट्रीब्यूशन है उसके कारण हुआ है। आज उनके जन्म जयंती पर हम यही उनसे प्रणाम करते हुए कहें कि हमें शक्ति दो। संपूर्ण क्रांति का मंत्र संपूर्ण विकास क्रांति के मंत्र के रूप में परिवर्तित हो। हम सच अर्थ में सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
इसके अलावा साल 1965 में उन्हें समाज सेवी के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जैसा कि पटना के हवाई अड्डे का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उन्हीं के नाम पर है। जैसा कि जेपी ने बहुत किताबें भी लिखी, जिनमें से वाई सोशलिज्म प्रमुख है। सम्मान में सिक्का जारी। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने जेपी नारायण जी की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। साल 2002 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 1 रुपए का सिक्का जारी किया था। इसके अलावा अप्रैल 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जेपी नारायण की याद में एक स्मारक बनाया गया। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। अपनी पुस्तक में जयप्रकाश नारायण ने पंचायती राज योजना के माध्यम से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर बल दिया। ग्राम सभा का सशक्तिकरण होना उन्होंने आवश्यक बताया, जिसकी झलक आधुनिक भारत में देखने को मिलती है। इस समय दिल्ली से आलोक द्विवेदी। इन सब के अलावा उनके नाम पर और भी उपलब्धियां हैं। भले ही आज जयप्रकाश नारायण जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार और राजनैतिक रणनीति के समाज में आज भी लोग कायल हैं। जेपी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे और जननेता भी थे। इसीलिए उन्हें लोकनायक कहा गया। और यही वजह है कि उन्होंने केंद्र सरकार के कई अहम फैसलों के खिलाफ आंदोलन किया और वो आंदोलन आज भी याद किया जाता है। इसीलिए तो आज देश उनकी जयंती पर उन्हें नमन कर रहा है, लोकनायक को नमन कर रहा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।